गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हाजिर हूँ अपना एक और वीडियो लेकर। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आ पाई हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं संगीत के जो सभी एग्ज़ाम्स में जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कॉमनली पूछे ही गए हैं। मैंने इन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन आप लोगों के लिए किया है, तो देर ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है, समय की बराबर चाल को क्या कहते हैं? आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा ही साधारण सा सवाल है, लेकिन कई बार ऐसे ही सवाल हमें ना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं भी इन्हीं सवालों को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाती थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है आप लोगों के लिए। तो आई एम श्योर आप जानते ही होंगे इसका सही जवाब, तो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, लय। लय हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है संगीत पारिजात। आप सभी ने इस ग्रंथ के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इन ग्रंथों के बारे में डिटेल से पढ़ें, क्योंकि इन पर आधारित काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कितने राग बताए गए हैं संगीत पारिजात में। पहली बात तो ये कि संगीत पारिजात की रचना अहोबल द्वारा की गई है। इसका सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसका सन भी एक बार देख लीजिएगा। जो संगीत पारिजात की रचना है वो 1660 और 1664 आई थिंक इसी टाइम पर की गई है, क्योंकि संगीत पारिजात हो गया, स्वरमेल कलानिधि हो गया और चतुर्दंडी प्रकाशिका हो गया। ये तीनों ग्रंथ साउथ इंडियन पोएट्स द्वारा लिखे गए हैं, है ना, विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। तो इनके सन को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। जैसे अगर हम चतुर्दंडी प्रकाशिका की बात करें तो आई थिंक उसका जो रचनाकाल है वो 1550 है, इसका मैंने आपको बता दिया। और स्वरमेल कलानिधि का आई थिंक 1650 है। एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा, नॉट श्योर। मैं बार बार पढ़ती हूँ और फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। संगीत पारिजात में 122 राग बताए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोमनाथ ने गमक कितने प्रकार की बताई? तो सोमनाथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ राग विबोध, जो कि आई थिंक 1610 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, उसमें काफी संगीत के बारे में विस्तृत वर्णन करके बताया है। हालांकि इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है ये अपने पूर्ववर्ती जो पहले के इनके विद्वान है उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर या उनके ही ग्रंथों पर आधारित कुछ जो विचार है उन्हीं को लिखा है। बट काफी इम्पोर्टेंट ग्रंथ ये भी है, और इसमें सोमनाथ ने 19 प्रकार की गमक बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महर्षि भरत ने विकृत स्वर बताए हैं। ये भरत ने एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, आप सभी ने पढ़ा होगा, नाट्य शास्त्र की रचना की है, जो कि संगीत की नाट्य विधा से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। इसकी सदी भी पूछ लेते हैं कि कब लिखा गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें संगीत का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय से लेके कौन से अध्याय तक किया गया है, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, आप ये भी पढ़िएगा। 28 से लेके 36 अध्याय तक जो है आपका इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। और जो इन्होंने विकृत स्वर बताया वो दो ही बताए, एक तो निषाद है और एक गंधार। निषाद को इन्होंने कहा एकाकली निषाद और गंधार को कहा इन्होंने अंतर गंधार। तो इसका जो हमारा आंसर ठीक होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, अंतर गंधार। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। संवादी स्वरों का अंतराल बताइए। देखिए, वादी संवादी स्वरों के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। राग में इनका प्रयोग होता है। संवाद का मतलब होता है कि किसी दो स्वर में अच्छी ट्यूनिंग होना, यानी उनका जो एक साथ बजाना है ना, गाना बजाना, वो मधुर हो।
तो वही अंतराल जो है वो पूछा है, 9 और 13 श्रुति का अंतराल हमारा संवादी स्वरों का अंतराल माना गया है। यानी किसी स्वर का किसी स्वर से संवाद होने के लिए उनके बीच 9 या 13 श्रुति का अंतर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस स्वरित को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस स्वरित आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा आई एम श्योर, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे। हमारे जो शारंग देव है उन्होंने 15 प्रकार की गमक बताई हैं, ठीक है, अपने ग्रंथ में। और जो दक्षिण भारत है उसमें 4 प्रकार की गमक बताई गई। और दक्षिण भारत की 4 गमक हिंदुस्तानी गमकों से मिलती है, जिसमें पहला है आहत, फिर है आंदोलित, स्फुरित, और एक और है कंपित। ये 4 जो गमके हैं ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक में सिमिलर हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्फुरित को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा गिटकरी गमक है उसको स्फुरित भी कहते हैं, और इनका जो मात्रा है वो कितनी मानी गई है, ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। स्फुरित को गिटकरी के नाम से जानते हैं, और इसका जो मात्रा काल है आई थिंक 1/8 है या 1/6, इन दोनों में से एक आप एक बार देख लीजिएगा, बट इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी यूपी टीजीटी में कई बार पूछा है ये सवाल, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो षड्ज जो है वो हमारा मूलभूत स्वर है, क्योंकि आज हम कोई राग कोई गाना शुरू करें तो सबसे पहले हम षड्ज की स्थापना करेंगे, तभी हम अन्य स्वरों को रख पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा सा मेन स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठुमरी का इतिहास कितना पुराना है? ये तो ठुमरी विधा के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना, लेकिन इसका इतिहास कितना पुराना है इस सवाल में ये पूछा गया है। बताइए, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100 साल। ठुमरी का इतिहास है वो 100 साल पुराना माना गया है। दूसरा, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जो आधुनिक ठुमरी है उसका विकास कहाँ हुआ? तो उसमें अवध, ध्यान रखिएगा, आधुनिक ठुमरी का जो विकास हुआ वो अवध में हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्छना को कहते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्या कहते हैं? ग्राम, श्रुति, मूड्स या फिर स्वर समता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मूड्स। यानी मूर्छना को अन्य नाम में मूड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पाश्चात्य संगीत में इसको मूड्स बोलते हैं, मूर्छना, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, टप्पा किस ताल में गाते हैं? इजी है ये क्वेश्चन, आप लोग को लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन देखते हैं इसका ऑप्शन देखकर आप पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं, बताइए। कहरवा, पश्तो ताल, दादरा ताल या फिर तीन ताल। आई एम श्योर 3 तो हो नहीं सकता, है ना, आप पहचान ही गए होंगे। कहरवा भी नहीं हो सकता, अब बचती है दादरा और पश्तो ताल। तो हम इसमें कंफ्यूज जाते हैं, पश्तो लगाएं कि दादरा, दादरा लगाएं कि पश्तो। तो यहाँ पर पश्तो ताल में हमारा जो है टप्पा गाया जाता है, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पश्तो ताल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्म शैली का प्रभाव किस शताब्दी में रहा? ये जो पद्म शैली है ये दक्षिण भारतीय एक गायन विधा है, और आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि पद्म शैली को अगर हम हिंदुस्तानी संगीत में देखते हैं तो ध्रुपद उसके समकालीन हम समक्ष मानते हैं कि समान है उसके। तो जो पद्म शैली है उसका जो प्रभाव था वो हमारा 16वीं शताब्दी में रहा, ठीक
है, तो डी हमारे इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसोल्लास में गमक के प्रकार। मानसोल्लास ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ग्रंथ तो मेनली आप सारे ही पढ़ लीजिए जो मेन है, और बल्कि मैं कहूँगी कि क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है ना, आप लोग देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। हर कोई बंदा हर फील्ड में, टीचिंग की किसी भी सब्जेक्ट में हो, नौकरी पाना चाहता है, जी तोड़ के पढ़ाई करता है। छोटी छोटी चीजें आप लोग भी करिए। तो साउथ इंडियन रागों को और कुछ और ग्रंथों को भी आप तैयार करिए, है ना। तो इसमें हमारा देखते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7। बी ऑप्शन 7, यानी मानसोल्लास में गमक के 7 प्रकार बताए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हार्मोनिक्स का दूसरा नाम क्या है। हार्मोनिक्स संगीत में इतने सारे नाम, वर्ड्स, शब्द प्रचलित है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता है हार्मोनिक्स क्या है, ये हारमोनियम तो नहीं है। लेकिन नहीं, ये हारमोनियम नहीं है। हार्मोनिक्स को हिंदी में कहते हैं उपस्वर। उपस्वर, उपस्वर क्या होते हैं, जो कि हमारे मूल स्वरों के साथ उत्पन्न होते हैं। जब हम तानपुरे को छेड़ते हैं तो झंकार पैदा होती है ना, उसमें एक तो मेन स्वर होता है, लेकिन उस मेन स्वर के साथ साथ उसके पीछे 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 अन्य स्वर भी उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। चारों तारों से तीन तीन चार चार स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसको आप डिटेल में पढ़ें। फिलहाल हम हार्मोनिक्स का आंसर देखते हैं। तो हार्मोनिक्स को स्वयंभू स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल नाद यानी मूल स्वर के साथ उत्पन्न होते हैं खुद। ऐसा नहीं कि हम इन्हें प्ले करते हैं, नहीं, ये उसके साथ साथ उसके संवाद से स्वयं उसकी उसमें सुनाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पत्व बहुत्व का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। अल्पत्व बहुत्व का सर्वप्रथम वर्णन हमें सी संगीत रत्नाकर में प्राप्त होता है। संगीत रत्नाकर हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, तो इतने इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि इनसे छोटी छोटी चीजें जो है ना घुट कर पी जाइए, कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है। लिखवा लीजिए। संस्कृत ग्रंथ में अप्राप्त गमक है। बताइए इन चारों गमकों में से कौन सी ऐसी है जो हमें संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती है। वलित, मुर्की, कंपित या फिर कर्ण। आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्ण। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। गीत या बंदिश के समाप्ति के स्वर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच में मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं इन क्वेश्चंस को लेके बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। बहुत ध्यान से मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है गड़बड़ कर देते हैं। बताइए क्या कहेंगे, विन्यास, विदारी, न्यास या फिर अपन्यास। इसका हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, न्यास। गीत या बंदिश के समाप्ति के स्वर को न्यास का स्वर कहते हैं। कई बार जैसे हो गया ना कि जो रूपक अलाप है, आपने पढ़ा होगा स्वस्थान नियम में या आधुनिक अलाप गायन पद्धति में, उसमें जो हमारा रूपक अलाप का वर्णन आता है, उसमें देखिए, उसमें पढ़िएगा कि उसमें जो अंतिम स्वर होते हैं या समाप्ति होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसमें आपको अपन्यास मिलेगा, उसे अपन्यास कहते हैं। मतलब काफी तरीके का इनमें वर्णन है जिसमें हम बीच में फंस जाते हैं। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य संगीत में शुद्ध सप्तक को क्या कहते हैं, बताइए। जी मेजर, ई मेजर, सी मेजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई मेजर। देखिए पाश्चात्य संगीत जो है ना, बहुत कम जैसे कहते हैं हमें पढ़ाया बताया जाता है और हमें समझ में आता है, मोटी मोटी चीजें हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब अब जैसे कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन आने लगे हैं ना, लेंदी पेपर का जो पैटर्न था वो खत्म करके हमें ऐसे
क्वेश्चंस एमसीक्यू कर दे। तो एमसीक्यू जब आते हैं ना तो इतनी बारीकी से पूछती है, कई बार होता है इतना इतना वाइड है म्यूजिक का, इतना कि हम छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है या जो कई बार हेर फेर करके आते हैं उनको रट लीजिए, मतलब बार बार उनको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, तिहाई कितने प्रकार की होती है। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। 2 प्रकार की होती है, आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है। सोचिएगा कौन सी, हो सके तो लिख भी देना 2 प्रकार कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा है संगीत रत्नाकर ने किस ग्रंथ को मान्यता दी गई। देखिए मैंने भी कहा था ना, हर जो एक विद्वान है वो जो अपनी बुक लिख रहा है वो किस आधार पर लिख रहा है, किस व्यक्ति को अपना आइडल मान के लिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से ही। तो जो हमारे शारंग देव थे उनकी जो आइडल रहे एक तरीके से वो भरत रहे, ठीक है। तो उन्होंने उन्हीं के विचारों को अपने ग्रंथ में मान्यता दी। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है रत्नाकर में कितने रागांग राग माने गए। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि रत्नाकर में कितने रागांग रागों का वर्णन है। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे देखकर, पढ़कर, कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए सी 20। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ही ऊपर छोड़ देती हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना याद है। मैंने कहा ना कई बार हम चीजें पढ़ते हैं और फिर हमारे दिमाग से आउट हो जाती हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 20 या 8, ठीक है। तो आज के हमारे 20 सवाल थे जो कि यहाँ पर पूरे होते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ, मैंने ये देखा है कि थ्योरी तो सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे उस पर आप पढ़ भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे। मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी सीरीज में, वो मैंने रागों पर आधारित करके बनाया है, जिसमें मैं आपको राग को तैयार कैसे करें, आरोह अवरोह अलाप का मतलब क्या होता है, छोटा ख्याल क्या होता है, बड़ा ख्याल क्या होता है, एक ताल 3 ताल क्या होती है, उसमें ख्याल कैसे गाया जाता है, ठीक है, तबले पे कैसे गाएं उसको समझ के। ये जो टेक्निकली चीजें होती है ना, टेक्निकल चीजें जो कि हम समझ नहीं पाते, कई बार हम कॉलेज में भी सीखते हैं, सब जगह सीखते हैं, बट समझ नहीं पाते या शायद हमें कोई समझा नहीं पाता। तो मैं इस तरीके का एक वीडियो आपके लिए अब सीरीज में लेकर आऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले कल्याण राग से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए, 1-2 दिन में मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।